पार्ट 5th ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने ESIS स्टेप तक कंप्लीट करा था। मैकेनिज्म ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन में काफ़ी स्टेप्स होते हैं, तो हमने सेकेंड स्टेप ESIS कंप्लीट किया था। ESIS होता है जब कोई नई स्पीशीज़ बैरन लैंड पे आके इस्टेब्लिश करती है, या प्लांट की जो सीड्स होती हैं, बीज होती है, वो जब बैरन लैंड पे आके जर्मिनेट करती हैं तो उसे हम ESIS कहते हैं। जब कोई भी नई स्पीशीज़, नई सीड्स किसी बैरन लैंड पे पहली बार आके जर्मिनेट करती हैं, पूरी तरह से इस्टेब्लिश करती हैं, तो उस पूरे प्रोसेस को हम ESIS कहते हैं। अब फर्दर आगे मूव करते हैं, थर्ड स्टेप पढ़ेंगे एग्रीगेशन। एग्रीगेशन को हम सिंपली नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं एग्रीगेट करना, यानी इकट्ठा करना, या झुंड में होना, या कॉलोनी में होना। तो हम देखते हैं इन प्लांट्स द सीडलिंग ग्रो टू सच अ एक्सटेंट दैट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ प्लांट्स ऑक्यूपाई द सेम एरिया। सीडलिंग्स क्या होती हैं? जो सीड्स होते हैं, बीज, तो बीज से जो छोटा सा प्लांट निकलता है, बिल्कुल मिनी प्लांट, उसको हम सीडलिंग्स कहते हैं। तो सीडलिंग्स धीरे धीरे ग्रो करती हैं, मल्टीप्लाई करती हैं और पूरे पर्टिकुलर एरिया को ऑक्यूपाई कर लेती हैं। देन इट फॉर्म अ स्मॉल कॉलोनी, द प्रोसेस कॉल्ड कॉलोनाइजेशन। फिर धीरे धीरे जब प्लांट्स ग्रो करते हैं, 1 से 2, 2 से 4, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, पूरे एरिया को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं। देन एट दिस टाइम लार्ज नंबर ऑफ कॉलोनीज ऑक्यूपाई द सेम एरिया, द प्लेस ऑफ लैंड शो अ क्राउडेड वेजिटेशन। तब एक ही एरिया में, एक ही जगह पे जब धीरे धीरे प्लांट्स ग्रो कर रहे होंगे, इस पर्टिकुलर एरिया में एक प्लांट था, जब धीरे धीरे वो मल्टीप्लाई करेगा और प्लांट्स ग्रो करेंगे तो पूरा एरिया क्राउडेड हो जाएगा ना, भीड़ हो जाएगी ना, वहाँ पे एग्रीगेटेड एरिया हो जाएगा वो। तो यहाँ पे कॉलोनाइजेशन और एग्रीगेशन का प्रोसेस होता है यहाँ पे, ठीक। जो भी क्रॉप है, जो भी वेजिटेशन है, वो क्राउडेड हो जाता है, बहुत सारे हो जाते हैं नंबर में। देन और इसी प्रोसेस को हम एग्रीगेशन कहते हैं। आफ्टर ESIS मैंने क्या बताया था? कोई भी नई स्पीशीज का किसी बैरन लैंड पे जर्मिनेट करना, एस्टैब्लिशमेंट को हम ESIS कहते हैं। तो ESIS होने के बाद क्या होता है? द इंडिविजुअल ऑफ स्पीशी इंक्रीज इन देयर नंबर बाय रिप्रोडक्शन एंड दस एग्रीगेट इन अ पर्टिकुलर एरिया। ESIS होने के बाद कोई भी नई स्पीशीज जब इस्टेब्लिश कर जाती है, अच्छे से सेटल हो जाती है किसी नए जगह पे, जो भी बैरन लैंड है उन स्पीशीज के लिए वो तो नया एरिया होगा ना, न्यू एरिया पे जब प्रॉपरली वो सेटल हो जाती हैं, तो वहाँ पे वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करती है। मल्टीप्लाई करना यानी रिप्रोडक्शन स्टार्ट करती है। तो जो प्लांट्स होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं, कॉलोनी फॉर्म करते हैं। जो लिविंग बींग्स हैं, जो स्पीशीज़ हैं, वो क्या करती हैं? वो लिविंग यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने नंबर को मल्टीप्लाई करती हैं और कॉलोनी का फॉर्मेशन करती हैं। देन यहाँ पे हम थर्ड स्टेप पढ़ेंगे कॉम्पिटिशन एंड कोएक्शन। देन द अमाउंट ऑफ मिनरल्स बीइंग लिमिटेड, एवरी ऑर्गेनिज्म डज नॉट गेट द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। जो सॉइल में मिनरल्स प्रेजेंट हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं, ठीक। तो सभी ऑर्गेनिज्म में इक्वल अमाउंट में वो डिस्ट्रीब्यूट हो पाए, इसी वजह से यहाँ पे कंपटीशन जो है प्रोसेस होता है। दोज ऑर्गेनिज्म विच प्रोसेस स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन टू गेट द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ फूड डू नॉट परमिट अदर ऑर्गेनिज्म टू एब्जॉर्ब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड मटेरियल। जो ऑर्गेनिज्म की अडेप्टेशन यानी उनकी ग्रोथ ही ऐसी होती है कि उनको ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो बाकी ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, डिवॉइड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एज सच देयर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म, और इसी वजह से ऑर्गेनिज्म के बीच में कॉम्पिटिशन होता है। जब एक ऑर्गेनिज्म ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स को ले लेगा तो बाकी ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, तो इसी वजह से ऑर्गेनिज्म के बीच में कॉम्पिटिशन होता है न्यूट्रिएंट्स को लेके। दिस रिजल्ट इनटू एलिमिनेशन ऑफ अनसुटेबल एंड वीकर ऑर्गेनिज्म। और इस कॉम्पिटिशन की वजह से जो ऑर्गेनिज्म वीकर होते हैं, डोमिनेट नहीं कर पाते, वो एलिमिनेट हो जाते हैं, यानी उनकी डेथ हो जाती है। जो डोमिनेटिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को गेन कर लेते हैं और वो ही सर्वाइव करते हैं। देन फर्दर देखते हैं, एज द स्पीशीज एग्रीगेट विद इन अ रिस्ट्रिक्टेड स्पेस देयर हैपन द कॉम्पिटिशन फॉर स्पेस एंड न्यूट्रिशन। जब एक लिमिटेड स्पेस होती है ऑर्गेनिजम्स के पास, उसी स्पेस में उनको ग्रो करना रहता है, तो स्पेस के लिए और न्यूट्रिशन के लिए, दोनों के लिए ही ऑर्गेनिज्म के बीच में कंपटीशन होता है। और एक ऑर्गेनिज्म कोई भी एलिमिनेट हो जाता है, जो वीकर होता है, जो कमज़ोर होता है, उसकी डेथ हो जाती है, वो उस पर्टिकुलर एरिया से एलिमिनेट हो जाता है, रिमूव हो जाता है। Secondly, the life process of one individual is affected by surrounding species in various form which are called as coaction. अभी हमने competition पढ़ लिया कि दो organism के बीच में competition क्यों होता है, किन factors की वजह से होता है, कैसे होता है। अब action क्या होता है? यहाँ पे जो organisms रह रहे हैं, उन एक organism का effect जो है, जो reaction है, वो दूसरे organism पे पड़ेगा, तो जो बहुत सारी उनकी activities होती हैं, जो metabolic reactions उनकी होती हैं, तो बाकी जो दूसरा organism रह रहा है उस पर भी reaction होगा, तो इन्हीं दोनों के
बीच में जो इंटरैक्शन होता है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, उसे हम कोएक्शन कहते हैं। देन फोर्थ है रिएक्शन। ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन द स्पेस आर लेफ्ट बाय डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म और अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ट्राई टू सेटल इन दीज स्पेसेस। अब हमने ये पढ़ा कॉम्पिटिशन होता है तो जो वीकर ऑर्गेनिज्म होगा उसकी डेथ हो जाती है, वो वहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। तो जब वहाँ से वो एलिमिनेट हो गया, रिमूव हो गया, तो उसकी जो जगह वहाँ पे खाली रहे, जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया था, काफ़ी ऑर्गेनिज्म थे, लेकिन जो वीकर ऑर्गेनिज्म थे वो वहाँ से एलिमिनेट हो गए, उनकी डेथ हो गई, तो उनकी जो भी स्पेस है वो तो खाली है, तो बाकी जो ऑर्गेनिज्म है वो कोशिश करेंगे उस एरिया पे सेटल होने की, उस एरिया में जाके रहने की कोशिश करते हैं वो। फिर क्या होता है, द न्यूली अराइव्ड ऑर्गेनिज्म नाउ इंटरप्ट विद द ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग प्रीवियस टू देम। जो पहले से ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रह रहे थे, अब वीकर वाले ऑर्गेनिज्म तो रिमूव हो गए थे, लेकिन डोमिनेटिंग वाले एनिमल्स तो पहले से वहाँ रह रहे थे ना, तो डोमिनेटिंग वाले एनिमल्स जो पहले से एग्जिस्टिंग प्रीवियसली एग्जिस्टिंग एनिमल्स थे, जो अब न्यूली अराइव्ड हैं, वहाँ से उनके बीच में अब रिएक्शन होती है, इंटरप्शन होता है। दस द रिएक्शन में एलिमिनेट द ओल्डर कम्युनिटी। और इसी तरह यहाँ पे रिएक्शन होती है तो ओल्डर कम्युनिटी फिर हट जाती है, फिर वो लोग रहने लगते हैं। इसी तरह धीरे धीरे एक के बाद एक ऑर्गेनिज्म भी रिप्लेस होते रहते हैं और कम्युनिटी बदलती रहती है। देन एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन चेंजेस टेक प्लेस इन सॉइल, वाटर, लाइट कंडीशन, टेम्परेचर एक्सेट्रा, इन्वायरमेंट इज मॉडिफाइड। फिर धीरे धीरे जो रिएक्शंस हो रही है इसकी वजह से टेम्परेचर, सॉइल, काफ़ी चीज़ें इफेक्ट होती हैं, काफ़ी चीज़ें चेंज होती है और इन्वायरमेंट जो है वो मॉडिफाई होता रहता है। देन द होल सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी दैट रिप्लेसेस वन अनदर इन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड सेरे। मैंने ये बताया था, एक पर्टिकुलर एरिया में जो कम्युनिटी रिप्लेस करती है उसे हम सेरे कहते हैं, और जो कम्युनिटी रिप्लेस कर रही है उसे हम सेरल कम्युनिटी कहते हैं। द पाइनियर आर लाइकली टू हैव लो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट एंड मोर डायनेमिक, मेक लेस डिमांड फॉर न्यूट्रिएंट। जो पाइनियर्स होते हैं, यानी जो सक्सेशन में पहले ग्रो करते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे जो सक्सेशन को स्टार्ट करते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया था पहले पार्ट में, तो वो पाइनियर्स डायनेमिक होते हैं और उनको रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट्स की काफ़ी कम होती, काफ़ी वो स्टेबल होते हैं, काफ़ी आराम से वो ग्रो कर जाते हैं, उनकी डिमांड कम होती है। फिफ्थ स्टेप देखते हैं स्टेबलाइजेशन। ये हमारा आखिरी स्टेप है मैकेनिज्म ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन का, और इसी स्टेप को हम फाइनल स्टेप या क्लाइमैक्स कम्युनिटी भी कहते हैं। फाइनली द टर्मिनल कम्युनिटी बिकम्स मोर इस्टेब्लिश्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मैंने स्टार्टिंग में जब इकोलॉजिकल सक्सेशन एक्सप्लेन करना ही स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया था कि बहुत सारी कम्युनिटी एक दूसरे को रिप्लेस करती है, लेकिन फाइनली एक कम्युनिटी ऐसी आती है एट लास्ट में जो दूसरी किसी कम्युनिटी से रिप्लेस नहीं होती, वो स्टेबल कम्युनिटी होती है, वो अपने आप को क्लाइमेट के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम में बैलेंस करके रखती है, ठीक, इसी वजह से वो रिप्लेस नहीं होती है। Then it can maintain itself in equilibrium with climate of that area. This final community is not replaced by any other community and it is called as climax community or the climax stage। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है ये पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो जाती है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को सेट कर लेती है और इक्विलिब्रियम में रखती है, इसीलिए दूसरी कम्युनिटी से रिप्लेस नहीं होती है। तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, क्लाइमैक्स स्टेज कहते हैं। ठीक, तो ये हमारे पांचों स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आप कोई भी इकोलॉजिकल सक्सेशन का डायग्राम अपने एग्जाम में बना सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में जब आप इकोलॉजिकल सक्सेशन को एक्सप्लेन करेंगे तो मैंने सीरियल वाइज में जितने भी पार्ट्स एक्सप्लेन किए, सीरियल वाइज में अपने पूरे नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे और लास्ट में कोई भी एक आप इकोलॉजिकल सक्सेशन बना सकते हैं। ये तो मेरा सक्सेशन एक्वेटिक इकोसिस्टम में है, ठीक है, पानी में ये सक्सेशन चल रहा है, लेकिन आप लैंड का, इकोसिस्टम का, फॉरेस्ट का, कहीं का भी बना सकते हैं। ठीक, तो इसको आप देख लीजिए, जब सबमर्ज स्टेज होती है, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, फिर फ्लोटिंग स्टेज आती है, ठीक है, फिर रीड स्वैम्प स्टेज आती है, मार्श मिडाउज आते हैं, वुडलैंड स्टेज आती है, फिर जो है बड़े ट्रीज ग्रो करने लगते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, ये यहाँ पे लास्ट में क्लाइमैक्स फॉरेस्ट या क्लाइमैक्स स्टेज है जो कि आखिरी स्टेज है। इस तरह आप इकोलॉजिकल सक्सेशन पूरा दिखा सकते हैं। थैंक यू।